गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब और यकीनन इनके पास कोई ना कोई सवाल होगा। मेरे साथ है सबीन फारूक। मेरे पास वाकई सवाल है और कोशिश मेरी ये होती है कि रोजाना एक सवाल करूं, लेकिन आज सवाल आपसे नहीं कर रहा मैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू सीख रही हैं। हाँ, वैसे आपने मुझे रिसेंटली एक और टर्म भी सिखाई है। कौन सी? जम्मे गफीर। जी, जम्मे गफीर। अच्छा, शुएब से ना एक जगह हम लोग गए तो 3 लोग ना शुएब से, पूरे 3 लोग शुएब से मिलने के लिए आए, सलाम करने के लिए। शुएब भाई, शुएब भाई, फैन मोमेंट का सीधा सीधा फैन मोमेंट है 3 लोगों का। और ये उस वक्त हो रहा है जब सबीन मेरे साथ बैठी हुई है। शुएब ने बाद में मुझे बोला, लड़कियों के साथ ना थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट होते हैं कि उनको पहचाना नहीं था उन्होंने आपको। पहचाना था, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, शुएब ने मुझे कहा बाद में, उन्होंने कहा मेरे पास अवाम का जम्मे गफीर आया था। तो मैं ये पूछना चाहती कि 3 लोगों का कौन सा जम्मे गफीर होता है? भाई मेरा जम्मे गफीर मेरी मर्जी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जलसियों को जम्मे गफीर कह सकती हैं तो मैं अपने 3 फैंस को जम्मे गफीर नहीं कह सकता। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म इन्होंने यूज किया, जलसे नहीं, जलसियों को, छोटी छोटी जलसियों को, कॉर्नर मीटिंग्स को या जलसी को अगर वो कह सकते हैं जम्मे गफीर, तो मैं क्यों नहीं कह सकता? अच्छा, अभी वैसे रीसेंट अगर आपको जलसे की बात है, वैसे था वहाँ पे जम्मे गफीर, देखा जाए तो अवाम का समंदर नहीं था, ऐसे ही था। वो तो कहेंगे समंदर था। समंदर था, अच्छा। वैसे ये आप चित्राल की बात कर रही हैं? या लेकिन वैसे सब पार्टीज की अगर हम बात करें, वो चाहे फिर इस वक्त अगर हम आईपीपी को भी देखें, जिस तरह के वो कहते हैं कि जलसे में अवाम, लेकिन ज़ाहिर हम देखते हैं कि अवाम उस तरह से नहीं आ रहे। अवाम उस तरह से नहीं आ रही होती और फिर कहा जा रहा होता है कि अवाम का जम्मे गफीर आ गया। वो कहते हैं कि जो जगह थी वो भर गई। अरे छोड़े, आप बताएं कि 3 लोगों का अवाम का जम्मे गफीर होता है कि नहीं होता? जम्मे गफीर की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, ये ज़रूर बताएं। पॉलिटिकल पार्टीज को साइड पर रखते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि 3 लोग अवाम का जम्मे गफीर होते हैं या नहीं होते। व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं। प्रोग्राम में आगे चल के अगर हमारे पास इंटरेस्टिंग कुछ मैसेजेस आए तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर बात करें और आप लोगों के नामों के साथ उसको ऐड भी। बिल्कुल ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। डन। फैसला अवाम करेगी। फैसला अवाम ही करती है, फैसला अवाम नहीं करना होता है हर मामले में। आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए अगर हम साल 2023 की बात करें तो रहा शादियों का साल। रवा बरस कई पाकिस्तानी खिलाड़ी रिश्ता इज़्दिवाज मुंसलिक हुए हैं। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शान मसूद इनमें शामिल हैं। और अब ओपनिंग बैटर इमामुल हक और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब की वीडियो वायरल है। उनके आबाई इलाके फूल नगर में हुई है। इस तकरीब में ऑलराउंडर के रिश्तेदार और दोस्तों ने शिरकत की है। फ़हीम अशरफ की शादी 25 नवंबर को होगी, वलीमा 1 रोज़ बाद होगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें इमामुल हक की, स्टार कहेंगे जी इनको हम, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और इनकी जो शादी की तकरीबात हैं उनका आज से शुरू हो रहा है। लाहौर में इनकी शादी की तकरीबात का आज से आगाज़ हो रहा है और आज सिलसिले में कवाली नाइट की तकरीब मुनक्किद होगी। इमाम के निकाह की तकरीब 25 नवंबर को तय की गई है और वलीमा जो है वो 26 नवंबर को लाहौर में होगा। अच्छा, शादी इनकी जैसे कि पहले भी और सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काफ़ी पिक्चर्स भी वायरल हो चुकी हैं। तो नॉर्वे से शहरियत रखने वाली खातून अनमोल से उनकी शादी हो रही है। अच्छा, वैसे ये देखें क्या ज़बरदस्त विजुअल्स भी एक तरह से। तो फ़हीम अशरफ की आपने दिखाया, लेकिन अनमोल की जो शूट था, बड़ा खूबसूरत शूट, HSY का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था। नॉर्वे से इनका ताल्लुक है। मैंने सुना दूर की रिश्तेदार थी। दूर के रिश्तेदार थी। अच्छा, शादियां ले डूबी हमारे क्रिकेटर्स को, अल्लाह माफ करे। ऐसे लोग ये कह रहे हैं, उसके बाद देख के ना सबकी परफॉर्मेंसेस क्या, ऐसे नहीं कहते। वैसे सही बात आप कह रहे हैं कि सुन्नत है और अल्लाह इनकी ज़िंदगी में और भी बरकत डाले, इन दोनों की ज़िंदगी, और बल्कि जितने भी जोड़े 2023 में जिनकी भी शादियाँ हुई हैं उन सब की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत कामयाबियाँ मिलें सबको। और ज़ाहिर है आपको कामयाबियाँ मिलेंगी तो आवाम वैसे ही खुश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है जी। बढ़ेंगे आगे, दीगर खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले कि दीगर खबरों की तरफ हम जाएं, ज़रा पाकिस्तान के मौसम की अपडेट ले लेते हैं। चलें जी, मौसम बताते हैं आपको पाकिस्तान का। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद के मौसम की बात, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 25। इसके अलावा कराची में कम से कम 19, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बादल छाए हुए हैं लाहौर और पेशावर में, बाकी हर जगह सूरज है, मौसम खुश्क है। क्या बात है जी। चलें, मौसम खुश्क है, बढ़ते हैं आगे।
थोड़ी बात खेल ही की करते हैं, ट्रॉफी जीतने वालों की करते हैं, ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों की बात करते हैं। अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप जब वो वापस गए हैं लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पे कल से शोएब ये वीडियो वायरल भी है कि एयरपोर्ट वो पहुंचे लेकिन उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं था, उस तरह का प्रोटोकॉल या उस तरह का जश्न का समा वहां पे नहीं था। तो क्यों जीते फिर? ये पाकिस्तान ने जीता तो क्या प्रोटोकॉल होता? देखिए, अब वाकई में अगर आपकी आवाम को इतना फर्क नहीं पड़ा, आपके मुल्क को इतना फर्क नहीं पड़ा, तो जीतने दे देते बाकी किसी को। वो अपना सामान लेके खुद ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग तो हैं फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट किया जा सकता था वो एक्सपेक्टेशन से बड़ा नीचे है ना सब कुछ। देखें, वो फूलों के हार नहीं है, और होते भी नहीं होंगे ना, और बहुत ज्यादा लोग भी तो नहीं है ना वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा जी वर्ल्ड कप जीत कर जा रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और जब जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरेगी वहां पर अवाम का समंदर होगा, जम्मे गफीर होगा, लेकिन वहां पर नहीं था। एनीवेज, ये तो अब हुआ, लेकिन इस पे बहुत जो तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। पाकिस्तानी कोई कहता है जी कि वो पहुंचे वहां पर, ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई और घरों को चल दिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं लोगों का। क्या जब सोशल मीडिया सारिफीन तो मजे मजे के कमेंट्स करते ही रहते साथ साथ, लेकिन वाकई बड़ी हैरानगी देख के, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो क्यों जीते भाई? जीत तो जीत होती है, उनका वहाँ कल्चर डिफरेंट है ना, ख्वाहिशात भी तो होती है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसकी मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्ट। बढ़ेंगे आगे। 60 सेकंड में अगर नया ओवर शुरू ना हुआ तो 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। ये आईसीसी ने वनडे और T20 में नई सजा सुधा दी है, यानी मुतारिफ करा दी है। पहली 2 बार वार्निंग दी जाएगी और तीसरी बार ये पाबंदी आयद हो जाएगी। तो ये एक नया रूल आईसीसी में आ चुका है जी, 60 सेकंड्स का, वरना 5 रन की पेनल्टी आपको पड़ेगी। ठीक है जी, बढ़ेंगे आगे। स्पोर्ट्स की बात करते हैं। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहनी गई जर्सीज हैं वो नीलाम करने का ऐलान कर दिया है। मेसी ने इंस्टाग्राम पर अपनी 6 जर्सीज की नीलामी का ऐलान करते हुए कहा कि उनमें वो शर्ट भी शामिल है जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में पहनी थी। उनकी नीलामी के लिए बोली 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी। ख्याल किया जा रहा है कि मेसी की इन शर्ट्स की नीलामी $1 करोड़ से जायद में हो सकती है, जो कि खेल की तारीख में अब तक की सबसे कीमती नीलामियों में से एक होगी। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह है कि मेसी का कहना है कि वो ये रकम बार्सिलोना के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल को अतिया करेंगे, वो डोनेट कर देंगे। बड़ी अच्छी काविश है ये मेरे ख्याल है, क्योंकि ऑब्वियसली खरीदेंगे वही लोग जो कि अफोर्ड कर पाते हैं, और जब पैसे मिलेंगे तो उससे किसी दूसरे को हेल्प हो जाएगी। एब्सोल्युटली जी। बढ़ेंगे आगे। अब जरा पाकिस्तान आते हैं, कुछ खबरें यहाँ से शामिल करते हैं। रहीम यार खान की बात करते हैं। रहीम यार खान में जो एहतजाज हुआ, मुर्गी फरोशों ने जो एहतजाज किया, बड़ा अनोखा सा एहतजाज है। चिकन डांस उन्होंने किया है, यानी एहतजाज का ये मुनफरिद सा अंदाज है कि वो मुर्गे बन गए हैं। डांस की तरह इसमें वैसे तो मुर्गे बने हैं। नो कमेंट्स। अच्छा, डांस है जी। ओके, सो दिस इज चिकन डांस। ये चिकन डांस, ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात है कि चिकन डांस ऐसे होता है। ओके। अच्छा, ये हड़ताल करते हुए पूरी सारी दुकानें बंद करके इन्होंने ये हड़ताल की है, और ये बेसिकली जो इनकी डिमांड थी वो ये थी कि इंतजामिया उनके जुर्माने जो हैं वो वापस लें। तो मतलब मुतालबा अगर उन्होंने किए हैं तो किसी वजह से किए हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि जुर्माने अगर किए हैं उनके ऊपर तो उनको कैंसिल कर दिया जाए। तो ये इसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया, और ये हमें नजर आ रहा है कुक्कड़ बने में। जी, वो गाना याद आ रहा है मुझे तो। क्या? मुंडा कुक्कड़ कमाल दा। हाँ, चले बढ़ते मुंडे सारे कुक्कड़, वैसे कमाल पता नहीं, कमाल बाद में किया, कमाल तो कर दिया वैसे। सही बात है, चिकन डांस। बढ़ेंगे आगे जी। खबर एक आज़ाद कश्मीर से है, जहां पर नायाब नस्ल के चीते का बच्चा आबादी में आ गया। शहरियों ने उसे पकड़ा, पिंजरे में बंद किया, उसके बाद कांटेक्ट किया वाइल्ड लाइफ से। वाइल्ड लाइफ की टीम वहां पर पहुंची और उसे जंगल में आज़ाद किया। जब बात चीते की हो रही है, नायाब नस्ल के चीते का बच्चा, चीते के बच्चे को क्या कहते हैं वैसे? बेबी चीता। चीते के बच्चे को कहते हैं, लॉयन के बच्चे को कब कहते हैं, चीते के बच्चे को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। ओके, है तो चीता है, बिकॉज़ आई थिंक लेपर्ड में तो लाइंस होती हैं और चीते में धारियां होती हैं, तो ये धारियों वाला है चीता। ओके शोएब। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर मरियम नसीम, उनके मंगेतर कैन ने उन्हीं के सामने उन्हीं के कहना चाहिए कि तबलीग के बाद इस्लाम कबूल कर दिया है। और ये वीडियो मरियम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। ये खुशखबरी उन्होंने दी कि उनके शौहर ने कलमा तैयबा पढ़ा। बड़ी खूबसूरत सी वीडियो है, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कलमा पढ़ाया उनको। इतनी खूबसूरत सी वीडियो ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया पे भी शामिल हुई थी, और साबका एथलीट भी हैं ये,
फर्स्ट वुमेन रेसलर भी रह चुकी हैं और बहुत सारी जाहिर है उन्होंने काम भी किए हैं। अच्छा, वैसे बड़ी खूबसूरत सी बात थी कि उन्होंने ये बात की कि ये जिम्मेदारी जो कहने उन्होंने खुद उनको दी। वो चाहती थी कि उनके जो वालिद हैं वो उनको कलमा पढ़ाएं और वो उनको इस्लाम कबूल करवाएं। ऑब्वियसली नीयत तो कर ली थी, लेकिन कलमा पढ़ाने की बात थी तो वहाँ पर कलमा, लेकिन कैन ने ये जिद की कि नहीं, खुद से ये पढ़ाएंगी तो उन्होंने पढ़ाया। तो माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरती। अच्छा जी, एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया कल से चल रही है, वायरल है, कल से चल रही है, मास्क लगा के। और उसके बाद अच्छा, मास्क वो जो डॉक्टर मना करते हैं, वैसे ऐसे मास्क नहीं लगाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने लगा, हाँ उन्होंने वैसे ऐसे ही मास्क लगाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जहाँ पर नवाज शरीफ मरी में ड्राइविंग एंजॉय करने लगे। साबिक वज़ीर आज़म की मरी की सड़कों पर ड्राइविंग करने की वीडियो वायरल हो रही है। वो मरी कश्मीर पॉइंट से खुद ड्राइव करते हुए छांगला गली पहुंचे। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। अच्छा, नवाज शरीफ दौरान ड्राइविंग मकामी लोगों को हाथ भी हिलाकर सलाम भी करते रहे, जवाब भी देते रहे, मतलब वेव करते रहे लोगों को। उन्होंने जम्मे गफीर आ रहा था और उन्होंने कुलसूम नवाज के साथ जुड़ी अपनी यादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं और कुलसूम नवाज मरी में अपने घर से पैदल छांगला गली आया करते थे। इस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया कि हाँ मुझे याद है, हम पीछे पीछे खाना लाया करते थे। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 1994 की बात कर रहे हैं कि पहली मर्तबा इस जगह पर जब वो आए थे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प वीडियो है शुएब, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, लेकिन हम देखें कि पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर मतलब आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इंसान ही हैं। ये चीज़ किसी को भूलनी नहीं चाहिए। इसके नीचे भी खैर बड़े अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो अपनी अहलिया को याद कर रहे थे, उनके साथ गुजारे हुए लम्हात याद कर रहे थे कि कैसे उनका घर वहाँ पर जब था और कैसे वो आया करते थे, फिर उनके बच्चे, तो कुछ मेमोरीज आ जाती हैं जब आप उन जगहों पर जा रहे होते हैं। और ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आए, ड्राइव भी खुद किया और उसके साथ साथ लोगों से भी, मकामी लोगों को भी हाथ हिलाते रहे, वहाँ पर अपनी यादें भी उन्होंने ताज़ा की। तो इट वाज समथिंग रियली ब्यूटीफुल ऑन द इंटरनेट यस्टरडे। ग्रेट, बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान इस वक्त ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अच्छा, 3-4 रास्ते हैं, लेकिन जो अमेरिका कनाडा को मिलाने वाला एक पुल है, वहाँ पर गाड़ी में धमाका हुआ, 2 अफराद हलाक हुए हैं, 1 जख्मी हुआ। धमाके के बाद नियाग्रा फॉल्स का रेनबो ब्रिज बंद कर दिया गया है और अमेरिका कनाडा को मिलाने वाली 4 सरहदी गुजरगाहें भी बंद कर दी गई हैं। कार कनाडा से अमेरिका दाखिल हो रही थी और धमाका मुमकिन तौर पर ड्राइवर की गफलत के बाइस हुआ। दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं मिला। इब्तदाई तहकीकात हो रही हैं और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि अमेरिकी हुकाम के साथ मिलकर धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल इनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। बढ़ेंगे आगे। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में ताख़ीर की खबरें सामने हैं। कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि कतरी हुकाम ने बताया कि जंगबंदी का मुआहदा हो गया है, 4 रोज़ तक जंगबंदी होगी, लेकिन अब इस मुआहदे में ताख़ीर का सामना किया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि जो यरगमाली हैं उनकी रिहाई कल से शुरू होगी। इसराइली मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा है कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई का आगाज़ असल मुआहदे के मुताबिक होगा और इसराइली अखबार के मुताबिक हमास ने जो कैदियों की फ़हरिस्त है वो मुहैया नहीं की। कैदियों की रिहाई का जो हतमी मुआहदा होने तक सीज़ फायर नहीं होगा। और हमास हुकाम ने कहा है कि आज पाकिस्तानी वक्त 1 बजे से जंग बंदी का आगाज़ है, इसका ऐलान उन्होंने किया था और मुआहदे के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के टैंक गज़ा का मुहासरा ख़त्म करेंगे। गज़ा में खुराक, फ्यूल और तिब्बी इमदाद के ट्रक ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस वक्त ताख़ीर एक मामला, लेकिन जंग बंदी के ऐलान के बावजूद, इस सारे प्लान के बावजूद इस वक्त भी इसराइल हमला कर रहा है अस्पतालों पर, वहाँ पर कैंप्स पर। कल की खबर थी खान यूनिस पर फिर हमला किया गया है। वहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सवालिया निशान है कि एक तरफ जंग बंदी की बात हो रही है लेकिन दूसरी तरफ इसराइली जारहियत जारी है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। नून लीग के इलेक्शन से कबल इत्तेहादी ढूंढने की कोशिशें तेजी से जारी हैं और इन कोशिशों को नवाज शरीफ के मुसलसल दौरे कामयाब बना रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में अहम कामयाबी समेटने के बाद नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने अहदाफ सेट कर दिए हैं और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके सूबे की बड़ी जमात JUIF के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया है। ताहम दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो को मुल्क के इन सीनियर तरीन सियासतदानों की सियासत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो कहते हैं कि पुराने सियासतदान जिस तरह से सियासत कर रहे हैं उससे अवाम को तकलीफ होगी, क्योंकि ये हुकूमत बनाकर सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ पूरी करना चाहते हैं। उन बुजुर्ग सियासतदानों को चाहिए कि सियासत छोड़ें और घर या मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें। अब ये ज़रा बिलावल साहब पिछले 4-5 रोज़ से मुसलसल तनकीद कर रहे हैं और एज को हिट कर रहे हैं।
इस पर बात करना बहुत अहम है। बिल्कुल, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त JUIF सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने मुलाकातें की, मिलकर साथ चलने का फैसला भी किया गया। ये साथ किस किस्म का होगा? इलेक्शन अलायंस बनेगा या फिर सीट एडजस्टमेंट होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर भी है और फिर PDM की क़यादत भी कर चुके, और PDM में PMLN सबसे बड़ी जमात थी और बाकी 7, 8, 9, 10 जमातें थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या दिगर क़यादत मरियम नवाज साहिबा को, जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ लंदन से आए, उसी वक्त उनको मेरे ख़्याल में लाहौर के जलसे के बाद मौलाना साहब के पास उनको आना चाहिए था, तशरीफ़ लाते और शुक्रिया अदा करते कि PDM ने जो तहरीक चलाई और फिर 16 महीने की हुकूमत, मौलाना साहब भी आपकी क़यादत की मरहूनी मिन्नत है। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, तो सियासी पार्टियों की क़यादत तो एक दूसरे के साथ मिलते भी है और ये जमहूरियत का तकाज़ा भी है। फिर आजकल के जो हालात है, इसका तो इंतहाई तकाज़ा और ज़रूरत भी है। तो साथ चलने की बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की कि जैसे माजी में हम एक साथ चलते रहे, मौलाना साहब को कहा कि आगे भी हम चाहते हैं कि हम एक साथ हो। तो मौलाना साहब ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ तो रोज़ अव्वल से यही है कि सियासत में इंतहा पे नहीं जाना चाहिए कि फिर सियासी जमातों को और सियासी क़यादत को एक दूसरे के साथ बैठने का मौका भी ना हो या वो इतनी नफ़रत बढ़ जाए। तो इसलिए मौलाना साहब तो रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ यही रखते हैं। मियाँ साहब ने भी कहा कि अभी आगे भी साथ चलेंगे। अब इलेक्शन आएगी, इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला ये है कि हम हर पार्टी के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ख्वाह खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, और एक पार्टी के साथ हम नहीं चल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमीयत उलमा इस्लाम किसी किस्म की सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो, इत्तेहाद का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। वो हमारे फ़ैसले के मुताबिक, मौक़िफ़ के मुताबिक उसके साथ बैठना जमीयत उलमा इस्लाम की डिक्शनरी में नहीं है। बाकी हर पार्टी के साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा हाफिज साहब, ये एक रूटीन की मुलाकात थी या कि जो कुछ खबरें आई कि शायद कोई रिजर्वेशन भी थी मौलाना फजल रहमान साहब की, उन्होंने वो भी शेयर की हैं? किन बातों पर इत्तेफाक हुआ और कौन सी चीज़ें जो कि डिस्कस हुई हैं? देखिए, आपको अंदाज़ा है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं जी, मुल्क में इलेक्शन होंगे। बात यही है कि मुल्क में इलेक्शन स्मूथली और मुकर्रर वक्त पर हो। मैं तो मीटिंग में नहीं था। अच्छा। और मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यही कहा कि सियासी जमातों को इकट्ठे चलना चाहिए। अगर सीट टू सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ती है, तो इत्तेहाद करके आगे बढ़ना चाहिए। और एक खुशगवार माहौल में इंतखाबात के मैदान में ये सियासी जो क़यादत है उनको जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 5 साल से या तकरीबन गुज़िश्ता 9 साल 10 साल से जो नौजवानों की PTI की तरफ से जो एक मज़मूम मनहूस तरबियत की गई है बदअखलाक़ी और बदतमीज़ी की, उस पर हमें ज़ोर देना चाहिए कि नौजवानों को हम पुराने ट्रैक पे कैसे ला सकते हैं कि एक दूसरे का एहतराम हो, बड़ों का एहतराम हो, सियासतदानों और सियासी क़यादत का एहतराम हो। ये बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी का जो एक माहौल पैदा किया गया है, इसको कैसे ख़त्म करना है और फिर आगे बढ़ के सियासत को और जमहूरियत को, पार्लियामेंट को कैसे मजबूत करना है, पाकिस्तान को माशी तबाही और माशी ज़बों हाली से कैसे निकालना है, यही बातें हुई। तो मेरे ख़्याल में ये फिर बाद में अगर ऑफिशियली ज़रूरत पड़ी तो फिर ऑफिशियली भी ये पार्टियाँ और ये क़यादत आपस में बैठ सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब, अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान ये भी कहते हैं कि दीगर जमातों से भी वो राब्ते में हैं और JUIF बाकी पार्टियों से भी राब्ते रखेगी, राब्ते मुनक़ता नहीं करेगी। तो अब अगर देखा जाए तो सीट एडजस्टमेंट किन किन पार्टीज़ के साथ हो सकती है, या अगर हम इत्तेहाद की भी बात करें तो? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा
मैं आपको ख़ुसूसी तौर पर इसका जवाब ऐसे देता हूँ। मैंने आपको कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी के साथ भी चल सकती है और इंतखाबात में इत्तेहाद भी कर सकती है। सिंध में आपको मालूम है कि जमीयत उलमा इस्लाम जुडिए में शामिल जमातें उनके साथ बाकायदा अलायंस बन चुकी है, लेकिन ये जमहूरियत का तकाजा भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिंध में किसी पार्टी से कोई तनाव है, कोई नफ़रत है, कोई तजाद है, लेकिन हर पार्टी को ये हक़ हासिल है कि वो किसके साथ जा सकती है और कौन सी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जा सकती है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से किसी भी पार्टी पर दरवाज़े बंद नहीं है। हम इलेक्शन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट के लिए हर पार्टी से जा सकते हैं, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टियाँ हों, खैबर पख्तूनख्वा में PMLN हो या ANP हो या पीपल्स पार्टी हो, लेकिन एक पार्टी के साथ जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में नहीं जा सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उनका उसका एजेंडा मौलाना साहब के मुताबिक, हमारे मुताबिक उसका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, उसका एजेंडा बैरूनी एजेंडा है। लिहाजा उस एजेंडे के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत में अच्छा हाफिज साहब, PDM की नाकामी पर बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि ये इत्तेहाद इसलिए नहीं चल सका चूँकि ज़ाती दुश्मनियों पर तवज्जो थी। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इस स्टेटमेंट पर? देखिए, मेरे ख़्याल में जब हम हुकूमत में थे, PDM की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत में सिर्फ PDM की जमातें नहीं थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। PMLN के बाद सबसे बड़ी पार्टी तो पीपल्स पार्टी थी। और बिरादर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारिजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त। तो मेरे ख़्याल में बिलावल साहब ने और पीपल्स पार्टी के किसी सतह की क़ियादत ने इस किस्म की शिकायत का और तहफ़्फ़ुज़ात का नाकामी का इजहार नहीं किया जो आज बिलावल साहब कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जलसों में। बल्कि आपको याद होगा, असम्बली की तहलील होने से पहले जो लास्ट तकरीर बिलावल साहब ने की, उसमें उन्होंने एक जुमला ये भी कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ PMLN से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। तो जब मियाँ शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में ऑन द फ्लोर PMLN से ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म करार दे चुका है बिलावल भुट्टो, तो आप उसको भी देख ले उस मौक़िफ़ को, और आज की जो बात आप जो सवाल कर रहे हैं इसको भी देखें, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। लिहाजा इस फ़र्क का ख़ात्मा होना चाहिए। हम उस हुकूमत पर क्यों तनकीद करते हैं जिस हुकूमत का पीपल्स पार्टी हिस्सा रही है। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ये जो हुकूमत थी PMLN की, तो PDM की हुकूमत थी ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वहाँ फ़ैसले इज्तिमाई तौर पर होते थे। शहबाज शरीफ साहब अकेले फ़ैसले नहीं करते थे, हालांकि हम भी उस कोलिशन का हिस्सा रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम। कभी भी हमने नहीं कहा है कि शहबाज शरीफ ने मुल्क और कौम की मफाद में जो हम समझते थे जितने भी फ़ैसले हुए हैं वो इज्तिमाई तौर पर हुए हैं, मुशावरत से हुए हैं, कैबिनेट के ज़रिए हुए हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। ख़ास CCI में बैठ के फ़ैसले हुए तो उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। कैबिनेट की फोरम से फ़ैसले हुए तो उसमें पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, कोalition में शामिल तमाम जमातें, उनकी क़ियादत शामिल थी। लिहाजा अब ये कहना कि PDM की हुकूमत थी, मेरे ख़्याल में ये PDM की हुकूमत के साथ साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ PMLN का वज़ीर आज़म नहीं था, वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। और बिलावल साहब के बुजुर्ग सियासतदानों के बारे में जो तबसरे इस वक्त हो रहे हैं, जारहाना तकरीर जो वो कर रहे हैं, जिस तरह वो एज बार बार ले आते हैं तकरीर में, हाफिज साहब आपको लगता है कि दुरुस्त तर्ज अमल है? चूँकि जब पीपल्स पार्टी से पूछें वो कहते हैं कि सिर्फ उनका एक अंदाज है बात करने का। देखिए, एक होता है सियासी मैदान, सियासी मैदान में हमेशा सियासी जमातों के लिए क़ियादत की ज़रूरत होती है, क्योंकि क़ियादत रहनुमाई करेगी, और क़ियादत सही रहनुमाई कर सकता है जो तजर्बाकार हो, और तजुर्बा उम्र गुज़रने के साथ साथ तजुर्बा हासिल हो जाता है क़ियादत को। आपको नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान याद है,
मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ मराहिल में सियासी इत्तेहादें बनी, क़ियादत नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान कर रहे थे। अभी जो आपको याद है कि PDM की जो तहरीक इत्तेहाद बनी, तो इब्तिदा में तो पीपल्स पार्टी भी उस PDM की इत्तेहाद में शामिल थी। तो सीनियर सियासतदान सब में से तो मौलाना फजल रहमान साहब थे, तो बिलावल साहब ने ख़ुद क़ियादत उनको सौंप दी, मौलाना फजल रहमान साहब को। तीसरी बात यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि उमर रसीदा और सीनियर सियासतदान को अब घर बैठना चाहिए, तो फिर वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है? क्या वो नौजवानों की फ़हरिस्त में शामिल है या वो उमर रसीदा और की फ़हरिस्त में शामिल है? किस फ़हरिस्त में शामिल है? लिहाजा ड्रामों की थिएटर पे आपको पुराने अदाकारों की बजाय जो रोल अदा कर सकता है वो नई अदाकाराएँ या नए अदाकार, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन सियासत में डिमांड सीनियर सियासतदानों की ज़्यादा है। अच्छा हाफिज साहब, अब ज़ाहिर है दीगर जमातों की बात की जाए तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हैं, तो क्या JUIF को भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत है? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हो, उसमें किसी किस्म की कहीं इलेक्शन में मुदाखलत ना हो। आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है, जमीयत उलमा इस्लाम का वही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में, इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आइन से इन्हिराफ है। अगर वो मुदाखलत करेंगे, हर इदारा अपने आइनी हुदूद में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करके आगे बढ़े ताकि मुल्क तरक्की कर सके। इस पर मेरे ख़्याल में एक तारीख़ी बात है कि 1954 से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, हमेशा उन इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, मुतनाज़ा बने हुए हैं। और जैसे 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा बन गए। जमीयत उलमा इस्लाम का एक ही मौक़िफ़ है कि साफ शफ़ाफ़ हो और किसी गैर जमहूरी गैर सियासी क़ुव्वत की मुदाखलत ना हो इलेक्शन में, और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ना हो कि इस पार्टी को इतनी सीटें देंगे, फ़लान पार्टी को इतनी सीटें देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम एक बात चाहती है और ज़ोर से मुतालबा भी करती है कि भाई वोटर को करने दो। ठीक है, फैसला जो है वो अवाम का होना चाहिए और इसी को हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहां पर फैसला अवाम का हो। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। शहर कायद में जारी स्ट्रीट क्राइम्स पर तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, उनसे मुतल्लिक हम जानते रहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आज एक ऐसी डकैती पर बात करेंगे जिसमें खुद पुलिस मुलव्विस निकली है। कराची के इलाके औरंगी टाउन की बात करें तो उसमें हफ्ते के रोज पुलिस एहलकारों ने एक ताजिर के घर से 2 करोड़ रुपए और तकरीबन 70 तोले सोना लूट लिया। वाक़े के बाद IG सिंध के हुक्म पर इंक्वायरी हुई है, जिसकी रोशनी में ज़ेर तरबियत मुल्ज़िमान DSP को गिरफ्तार जबकि SSP को ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन अब क्या मजीद पेशरफ्त है, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन ने हमें ज्वाइन किया है। आरफीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरफीन, ज़रा बताइएगा ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है अभी इस केस के हवाले से? इसमें ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि अब से कुछ देर के बाद जो DSP हैं अंडर ट्रेनिंग, उनको अदालत में पेश किया जाएगा। कल उनका 1 दिन का रिमांड दिया गया था अदालत की जानिब से, जबकि पुलिस ने इसके लिए 14 दिन रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया गया है। कल जिस तरीके से अदालत में पेश हुए हैं अंडर ट्रेनिंग DSP जो ज़ेर हिरासत हैं, जो गिरफ़्तार हैं, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि वो बग़ैर हथकड़ी के मुंह पे सिर्फ मास्क लगाए हुए चलते हुए आराम से आ रहे थे। इसकी बनिस्बत अगर हम देखें कि जो आम अगर कोई और डकैती का मुल्ज़िम होता है तो उसको शायद रास्ते में कुछ उसकी खातिर तवाज़ा भी की जा रही होती है पुलिस एहलकारों की जानिब से, और उसको उसके साथ साथ उसको हथकड़ी बाकायदा तौर पे लगाई जाती है। लेकिन चले खातिर तवाज़ा दूर की बात है, लेकिन उनको हथकड़ी तक नहीं लगाई गई थी। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू इसमें ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर भी इसका एक सिर्फ जिक्र किया गया है कि इस जो मुतल्लिक़ा DSP हैं, इनके ख़िलाफ़
मुख्तलिफ जो शिकायत हैं वो भी सामने आ रही हैं। उसकी एक शिकायत उस जो रिपोर्ट है जो कि DIG वेस्ट ने तैयार की थी उसके अंदर इसका जिक्र है कि ये गिजरी के डिफेंस फोर्स 4 के अंदर एक शख्स ने, एक पान वाले ने आके कंप्लेन की कि जी उससे तकरीबन 2.25 लाख रुपए पुलिस एहलकार लेके जा चुके हैं। उसने DIG साउथ से रब्ता किया, उसके बाद उसको SP क्लिफ्टन और फिर SP क्लिफ्टन की जानिब से उससे कहा गया कि वो रब्ता करे, मुतल्लिका DSP से उनको कहा गया। जब वो DSP के पास पेश हुआ तो DSP ने बजाय उसकी बात को सुनने के ये कहा कि तुम जो कुछ कह रहे हो ये गलत है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अगर तुमने मुझे 80,000 रुपये की सिगरेट्स नहीं दी तो मैं तुम्हें तुम्हारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, तुम्हें किसी मुकदमे में भी बंद कर सकता हूँ। उस कंप्लेनेंट ने जो कि अपनी दादरसी के लिए पुलिस के गया था उसको मज़ीद पैसे देने पड़े, उस DSP को 80,000 रुपये की सिगरेट्स देनी पड़ी। ये बात इस रिपोर्ट के अंदर लिखी है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। तो दीगर शिकायत भी हैं जो इस मुतल्लिका पुलिस अफसर के बारे में सामने आ रही हैं। और आरिफीन, ज़ाहिर है इस सारे मामले के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुहाफिज चोर निकले, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपनी वर्दी को दागदार कर रहे हैं, और ज़ाहिर है जिस तरह हम पुलिस पर ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं, ये एक वाकया ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा वाकया है जिसके बाद वाकई बहुत वक्त लग जाएगा पुलिस को ऐसे मामलात ना हो उसके लिए काम करने के लिए, कि ज़ाहिर है पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाए। लेकिन कैसा सिस्टम है ये कि पुलिस जब मुलविस निकलेगी तो फिर स्ट्रीट क्राइम तो ज़रा उस पर काबू नहीं पा सकते। यही वजह है मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो कराची में स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा है, क्राइम में भी इजाफा है, चूँकि जिन्होंने काबू पाना है वो क्या कर रहे हैं ये हम सबके सामने आ चुका है। शुएब, इसमें अहम बात यह है कि एक बहुत अहम नुक्ता है इस तमाम वाक़े का, और वो ये कि इस DSP समेत जो दीगर जो DSPs भर्ती हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब DSPs हैं जो कि कंपैटिटिव कंपटीशन एग्ज़ाम 2018 में अपेयर हुए और उसके बाद इनको 2022 में लेटर्स मिले, जबकि और फिर ये भर्ती हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात वो ये कि जब ये जो कंपैटिटिव एग्ज़ाम था जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिया गया था 2018 में, इसको 3 जून 2021 में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया, नल एंड वाइड करार दिया गया कि इसके अंदर बेज़ाब्तगियाँ हैं, इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं इस एग्ज़ाम के अंदर जो 2018 में लिए गए थे। इसमें ना सिर्फ पुलिस एहलकार, पुलिस जो DSP थे वो अपेयर हुए थे, बल्कि हज़ारों की तादाद में जो डॉक्टर्स थे उनके लिए भी सीट्स अवेलेबल थी, उनको भी उसके अंदर वो इसके अंदर पेश यानी आरिफीन ये DSP जो इस केस में मुलविस हैं, उन्होंने जब इम्तिहान दिया, आप उन्हीं की बात करें 2018 के इम्तिहान की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसको सिंध हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। जी बिल्कुल शुएब, लेकिन इससे मैं एक बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ताकि क्लैरिटी हो जाए। वो ये कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनको कलअदम करार दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया इस मामले के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूँकि ये एग्ज़ाम्स दिए गए हैं और ये एग्ज़ाम में बैठे हैं और उन्होंने पास किया है, इसलिए इनको ये ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ नुकात थे जिसके ऊपर अब देखने की ज़रूरत है, इफ़ एंड बट्स ज़रूर थे उसके अंदर। लेकिन अहम नुकता ये कि सिंध, जो मैंने अब तक जो जजमेंट पढ़ी है उसके मुताबिक लगता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नुकात रखे गए थे, और शायद वो इसी तरह से था कि क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के अंदर बैठे, उनको पासिंग मार्क्स मिले और उसके बाद वो हो गए। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट ने नुक्ता उठाया था वो इरेगुलरिटीज़ का उठाया था कि ये जो तरीक़ेकार है एग्ज़ाम लेने का, जो और चीज़ें हैं, ये भी उसमें बात सामने आई कि ये जो DSPs भर्ती हुए थे ये मुबैना तौर पर सियासी पुष्ट पनाही इनको हासिल थी, सियासी भर्तियाँ बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं आम फहम अल्फाज के अंदर, कि सियासी भर्तियाँ की गई थी इन DSPs के ज़रिए। तो ये बहुत अहम नुक्ता है इस तमाम मामले के ऊपर। मेरे ख्याल से पुलिस है, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। वाकई देखना होगा कि बाकी जो DSPs हैं या बाकी वो तमाम लोग जिन्होंने उस इम्तिहान में हिस्सा लिया और बाद में कामयाब होकर इस वक्त वो किसी डिपार्टमेंट में होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, जिस पर ज़्यादा सवाल उठाए। बहुत शुक्रिया सैयद आरिफीन साथ मौजूद थे। अब नाज़रीन लाहौर की बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म देने के बाद निगरान हुकूमत पंजाब पूरी तरह से हरकत में है, और इस वक्त भी हम देखें तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अवाम को चाहिए कि जितना हो सके ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करें और 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स को जेल जाना पड़ेगा, जिन्हें फिर अदालत से ही रिहाई मिलेगी। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो लाइसेंस का हुसूल है वो वाकई अब कुछ बेहतर होता चला जा रहा है। लोग अब चाह रहे हैं लाइसेंस लेने, बिकॉज जाहिर है अगर बगैर लाइसेंस आप जाएंगे गाड़ी लेकर सड़कों पर तो आपको पकड़ लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे उमैर राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया उमैर हमें ज्वाइन करने के लिए। उमैर, जरा बताइएगा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं। ये भी नजर आ रहा है कि अब लोग भी संजीदा हो रहे हैं और ऑब्वियसली वो आगे बढ़कर लाइसेंस भी बनवा रहे हैं अपना। बिल्कुल जी, कानून की अमलदारी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि डंडा चल रहा है। डंडा जब चला है, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं पंजाब पुलिस को कि कोई भी जो 18 साल से कम उम्र नौजवान जो है वो अगर ड्राइविंग करता हुआ दिखाई देगा और उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो उसकी ना सिर्फ गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है बंद कर दी जाएगी बल्कि उसे भी जो हवालात की हवा जो है वो खानी पड़ेगी। तो इस टाइम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो खिदमत सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर जो लाइसेंस बनते हैं वहाँ पर आवाम का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। और इस टाइम में एक ऐसे कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से जो कमिश्नर लाहौर ने अहकाम जारी किए थे कि शहरियों की सहूलत के लिए लाइसेंस के हसूल के लिए कुछ कैंप्स का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर आप रश देख रहे हैं, पहले की निस्बत आप रश देख रहे हैं आप कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं लाइसेंस बनाने के लिए, और अगर आ रहे हैं तो मैं जरूर चाहूँगा अगर आप बात भी कर सकें उनसे, क्या इसी डर से आए हैं कि अगर बगैर लाइसेंस के जाएंगे तो पकड़े जाएंगे? बिल्कुल जी, मैं अगर आपको 5 दिनों का डेटा फराहम करूं तो 5 दिनों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो 16 कैंप्स हैं और 5 खिदमत सेंटर हैं जिसमें एक मोबाइल वैन में है, उसका डेटा जो है शेयर किया गया है जिसके तहत 45,000 जो लर्नर्स हैं अब वो बनाए जा चुके हैं और जबकि 11,000 जो लाइसेंस हैं, जो कंफर्म लाइसेंस जिन्हें कहते हैं, वो शहरियों को दिए जा चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जो शहरी यहाँ पर इस पर कैंप पर पहुँचे थे, यहाँ से कुछ दूर जो है मोबाइल वैन जो है पुलिस वैन जो है वो मौजूद है जहाँ पर जो लाइसेंस जो है वो बनाए जा रहे हैं। लर्नर वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद 40 दिनों के बाद जो है उन्हें टेस्ट देने के बाद जो शहरियों को जो है वो लाइसेंस जो है वो फराहम किया जाता है। और अगर उस टेस्ट में अगर कोई शहरी पास नहीं होता है तो उसे 2 हफ्ते का मज़ीद जो है वो टाइम दिया जाता है कि वो 2 हफ्ते अपनी ड्राइविंग जो है वो स्किल्स जो है वो ठीक करे, उसके बाद अगर टेस्ट दे और उसके बाद ही जो है उसे लाइसेंस फराहम किया जाता है। इस टाइम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पुलिस जो वार्डन जो हैं, ट्रैफिक वार्डन, वो हर शहरी उस शहरी को रोकते हैं। रैंडमली भी शहरियों को चेक किया जाता है और उनका लाइसेंस जो है वो चेक कर रहे हैं। उनके पास जो है वो एक सिस्टम मौजूद है मोबाइल में। चलें, खुद से नहीं तो ये अच्छी बात है कि कानून के डर से कम से कम लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं। और जाहिर है कम उम्र अफराद वो अगर ड्राइविंग करते हैं, बच्चों को मैं बात कहूँगी, कम उम्र बच्चे अगर ड्राइविंग कर रहे होते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी जैसे कि पहले आपने शुएब बताया कि जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद अदालत से ही रिहाई मिलेगी। तो ख्याल करें, जाए, लाइसेंस बनवाएं और अपना भी। बहुत शुक्रिया उमैरा में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, ये वो मौजूआत हैं जिन पर बात तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? क्या आगाही ज़्यादा आ गई है या क्या अब रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है? यही सवाल लेकर हम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ के स्टूडेंट से बात की। आपको वो सेगमेंट दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हम एक सवाल लेकर स्टूडेंट्स के दरमियान मौजूद हैं और सवाल ये है कि जब हरासमेंट होती है तो रिएक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? एक तो बड़ी बुनियादी सी बात है, हम देखते हैं आजकल वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कोई पोस्ट लगाई, कोई बात की, अगर आपका इख्तलाफ है तो जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर है वो बुलिंग में भी आ रहा है, वो हरासमेंट में भी आ रहा है। करते क्या हैं आप? यही हमारा आज का बुनियादी सवाल है। और लोग हमेशा जो बात कर रहे होते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच किस हद तक है, किस हद तक अलाउड है और कब वो एक जुर्म होती है कि आप ये बात कर रहे हैं और आपको नहीं करनी चाहिए और कोई भी आप पर केस कर सकता है। वैसे यहाँ पर तो इतनी आम सी बात हो गई है शुएब कि अगर कोई किसी भी किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देता है, स्पेशली ऑनलाइन अगर हम बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, तो अब इतनी आम सी बात होगी है कि लोगों को पता भी नहीं है कि साइबर हरासमेंट होता क्या है और इसको किस तरह से आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। और एक और बुनियादी से सवाल वो भी आज हम ज़रूर करेंगे इनसे, क्योंकि
अक्सर जब हम हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं तो ख़वातीन के साथ मुंसलिक किया जा रहा होता है, ख़वातीन के साथ ज़्यादा होती है। तो क्या मर्द हजरात के साथ कम होती है हरासमेंट, या होती नहीं है, या मे बी उनको वो स्पेस नहीं प्रोवाइड की गई हुई होती जहाँ पर वो इसका इजहार कर सके, वो बात कर सके? तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। या अगर एक खातून को हरास किया जा रहा है, वो चाहे फेसबुक पर है या वो चाहे जनरल है, तो जो कोलीग्स हैं, जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं, वो कितना इनकरेज करते हैं कि उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, कि वो कहते हैं कि नहीं खामोश रहो। इसी बुनियादी सी बात से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम एरिया स्टडी सेंटर में इस वक्त मौजूद है, मेरे साथ तारिक सियाल साहब हैं, जर्नलिस्ट एज वेल, यहाँ पे PhD स्कॉलर हैं। शकील अहमद हैं, आप भी यहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं, PhD स्कॉलर हैं। अमीर खान हैं और आप MPhil के स्टूडेंट हैं। आप तीनों को वेलकम करेंगे। एंड वी हैव विद अस सलमा हैं, हफ्सा एंड नबीला हैं, तीनों PhD की यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो आज इन्हीं से हम इस डिबेट का आगाज़ करेंगे। पहले आपकी तरफ आएंगे हफ्सा, कितना जनरल आपने देखा हरासमेंट को सोशल मीडिया पर, या कि आपको लगता है कि नहीं बातें ज़्यादा हैं, होता नहीं है इतना कुछ? Well, talking about harassment, जब आप जनरली harassment का टर्म यूज़ करते हैं तो you associate with being physically harassed in the community and going outside, but cyber harassment is one of the things which is very less reported, and even people, they do not have that much of a concept what is cyber harassment. And even talking about social cyber harassment, I mean, if somebody trolls you, you post something on social media, if it's just a general picture or a comment, particularly if you talk about, X or the former Twitter, अगर आप Twitter पे कोई post करते हैं politically या कोई भी आप tweet करते हैं, and if you are being associated with it, और अगर आप उसके ऊपर negative comments भी आते हैं, तो it's also kind of trolling and harassment में वो भी शामिल होता है। अच्छा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो जो नेगेटिव कमेंट्स की हफ्सा हम बात करते हैं, उन कमेंट्स में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है वो कितना डिस्टर्बिंग होता है? Choice of words is one of the most important things when you are associating on a social level. जब आप लोगों के साथ engage कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, गपशप है या normal engagement है, तो choice of words जो है सबसे ज़्यादा important role play करती है. A single word, used in a particular context, it could either be, perceived as a positive, even if you put it forward as a positive thing, but the wrong choice of word can relate it, negatively, and people could perceive it negatively. So yes, choice of words does play a very great role in it. बहुत मैटर कर रहे होते हैं। अच्छा, पर्सनल अगर आप लोगों के कोई एक्सपीरियंसेस हैं, आप दोनों में से कोई भी अगर शेयर करना चाहे तो वो ज़रूर शेयर करें कि क्या आपने कभी रिपोर्ट किया या आपने कभी रिपोर्ट करना चाहा, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया इसमें, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अभी भी लगता है कि मुझे इस बात को रिपोर्ट कर देना चाहिए था फ़ौरन? One incident, like one of my friend, her number was being shared on Facebook on so many pages, and she was receiving so many text messages and calls. So she's from Pashtun society, a very conservative family. तो वो किसी से बात उसने नहीं की, तो उसने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो जितने भी हमारे पास चैनल्स हैं, लाइक जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की। द फर्स्ट थिंग इज़ अनफॉर्चुनेटली दिस फिनोमेना इज़ एवरीवेयर इन पाकिस्तान, दैट अब जब भी किसी सरकारी दफ्तर के फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं, वो कॉल पिक नहीं करते या मुश्किल से रिस्पॉन्स, बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्स। आई ईमेल्ड देम, आई ट्राई टू कॉल देम, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अल्टीमेटली शी चेंज हर नंबर एंड आई गिव अप ऑन दैट होल आइडिया। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, कितनी लड़कियों के साथ ये होता है कि ज़रा नंबर लीक होना, उसके बाद अगर वो नहीं उसको डील कर पा रही, they have to change the number. Yeah, she changed her number and उसका कोई भी नतीजा नहीं हुआ except that she faced the whole trauma. इसमें जो मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई ज़रूर की है, और वो एक चीज़ ये है कि किस तरह से आपको ऐसी स्पेस नहीं दी जा रही होती जहाँ पर आप बात कर सकें। लेट्स सपोज आपकी फ्रेंड की भी अगर बात की जाए तो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेंशन होती है कि घर वाले क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, उनको किस तरह से बताएंगे। हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जा रहे होते कि ये एक लीगल मैटर है जहाँ पर आपको हेल्प लेनी है, हमारे इदारे इसीलिए बने हुए हैं। आप क्या कहेंगे? हमारे पास लीगल लॉज तो है, रेगुलेशंस तो है, बट इन प्रैक्टिस वी सी इट एट अ वेरी लो लेवल। ठीक है, तो व्हाट आई फील कि हमें अपने लॉज़ को रिफॉर्म्स करना चाहिए, और हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए कि इट इज़ ओके। मतलब एक बंदा अगर नहीं कोई रिपोर्ट करना चाह रहा, तो देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ना। एक लड़की अगर कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं कर रही, तो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो एक जेंडर है। तो इस चीज़ को अगर हम एड्रेस करें और अपने लॉज़ को रिफॉर्म करें और
प्रैक्टिस में लाएं तो बेहतर होगा। अच्छा तारिक साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। जब हम देखते हैं, जिस तरह 3 हमारी कोलीग्स हैं देखें बात कर रही हैं, जिस तरह हरासमेंट होती है, एट द सेम टाइम क्या ये रवैया, ये रुझान आपने भी देखा कि ये बड़ा नॉर्मल समझा जाता है? अगर 4-6 लड़के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि किसी लड़की की पिक्चर देखी या कमेंट किया, बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है। लड़के भी किसी को समझाते बताते नहीं है कि यार ये मत करो, दिस इज़ रॉन्ग। देखें, हमारी सोसाइटी में असल में जो ये हेरासमेंट होती है या और चीज़ें हो रही हैं कि वो हमने जो देखा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मर्दों के लिए कहते हैं ना, ये दुनिया वैसे कहते हैं तो मर्दों के लिए है। पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, समाज है, वो मर्दों के लिए बना हुआ है। तो औरतों के लिए अभी औरतें निकल रही हैं और तादाद उनका बढ़ रहा है। एजुकेशन में देखें, हर फील्ड में, हेल्थ में, और उनके ये मसाइल जो फेस करने पड़ते हैं इस रियलिटी। लेकिन औरतें ज़ाहिर ये वो होता है कि अब फैमिली स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि किसी खातून ने अगर रिपोर्ट कर दिया तो फिर वो उसको ख़तरा होता है कि घर वाले मुझे, अगर पढ़ रही है पढ़ने से मना कर देंगे, जॉब कर रही है उससे मना कर देंगे, या बाहर निकल रही है बस स्टॉप पे भी हो रहा होता है। तो ये चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा सर, जहाँ पर हम साइबर हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं, अब अक्सर हमने देखा किसी के रंग पे बात होगी, किसी के कद पे बात होगी, या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दी गई जो कि बुरी बात है, या लेट्स सपोज आम अल्फाज में कोई लोग गाली अगर दे देते हैं तो ऑब्वियसली उसको उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है ऐसे बिहेवियर को कि किसी के बारे में कमेंट कर देना, किसी की माँ के बारे में, किसी के बाप के बारे में, या किसी के बहन के बारे में, इस तरह के कमेंट्स। क्योंकि अब जिस तरह से बताया सर ने, तारिक साहब ने बताया कि हमारे सिस्टम जो है वो भी एक तरह से डिस्करेज ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम उस तरह से लोड उठा ही नहीं पा रहा होता, तो वो डिस्करेज करते हैं कि रिपोर्ट ना हुआ क्या। तो जब रिपोर्ट नहीं हो रहे तो क्या इस तरह का जो बिहेवियर है जिसको हम हरासमेंट कहते हैं, क्या इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है? मेरे ख्याल में जो लॉज है उनको स्पेसिफिकली जो साइबर लॉज है उनमें ये एक फॉल्ट है कि हम हर एक चीज़ को साइबर में उसमें हरासमेंट में लेके आते हैं। तो पर्सनली अगर किसी का बहुत से जो केसेस हैं उसके लिए जो इस्लामाबाद में मैं एक रिसर्च छोटी सी उस पर मैं कर रहा था, जो पुलिस स्टेशन है, तो उसमें मैंने देखा कि उधर भी अगर कोई फीमेल जाती है कोई रिपोर्टिंग के लिए तो उसके साथ भी वही एक जो एक थाने का कल्चर है ना, वही प्रोलॉन्ग एक चीज़ होती है कि उसको उस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि उसका वजह बेसिकली ये है कि हायरार्की में जो हमारा सिस्टम को आसान नहीं किया। हाँ, मसला ये है कि आवाज़ कौन उठाएगा। ठीक, अमीर आपकी तरफ आऊँगा इन्हीं की बात से। आवाज़ कौन उठाएगा? क्या वाकई हमने आवाज़ उठाना बंद कर दिया है? हमने रिपोर्ट करना छोड़ दिया है? हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया है? चीज़ें बेहतर करना छोड़ दें कि हमें लगता है कि हो नहीं पाएगा कुछ भी सही? देखें शुएब भाई, मुझे ये लगता है कि हरासमेंट के बारे में हमें ज़्यादा एजुकेट नहीं किया गया। अच्छा, जो पाकिस्तान में आपको इसलिए हम हरास कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब हरास करते हैं लेकिन हमें फील ही नहीं होता कि हमने किसी को हरास किया है। क्योंकि दैट्स द पॉइंट, फील ही नहीं होता कि हम हरास कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, ये आई थिंक ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। करप्शन और हरासमेंट आई थिंक ये दोनों हम अपने कल्चर के जैसे हमारा रिवाज हम उस तरह करते हैं, पता भी नहीं होता और हम कर भी रहे होते हैं। तो ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोगों को गाइड करे, सोशल मीडिया पे आके, टीवियों पे आके लोगों को बताए कि अगर कोई आपको हरास कर रहा है तो आप उसको रिपोर्ट करें, आप उनका साथ दें। ये ना हो कि आप उसके खिलाफ। पर इस पर तो बहुत बात हुई है टेलीविजन चैनल्स पर, अखबार के थ्रू, बहुत सी कैंपेन्स हमने देखी हैं, ये तो बहुत गाइड किया गया है। फिर भी हम यहीं पर आकर क्यों रुक जाते हैं या फंस जाते हैं कि जी लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अपनी तरबियत हमारी कहाँ गई? हमने खुद जो बैरियर बनना है वो कहाँ गया? मैं हरास ना करूँ और मैं किसी को हरास ना करने दूँ, वो एलिमेंट किधर गया? एक्चुअली शेब भाई, आप देखें कि हमारी तरबियत कहाँ से होती है? स्कूल से होती है, घर से होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो इसमें मीडिया के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि हरासमेंट के बारे में। तो मैं यही समझता हूँ कि लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। एक और सवाल लेके हम अपनी जो ख़वातीन वाली साइड उस तरफ आएंगे। जब हरासमेंट होती है या जब वो हरासमेंट देखती हैं तो क्या उस वक्त जब वो अपने किसी मेल कॉलीग से या मेल फ्रेंड से, क्लास फेलो से शेयर करती हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स देता है? घर से शुरुआत अगर करूँ इंस्टेड ऑफ के कोलीग्स का रिस्पांस कैसे होता है, तो हमारे घरों में अनफॉर्चुनेटली एक एटमॉस्फेयर है। वैसे तो लाइक अपेरेंटली फादर्स या ब्रदर्स दे आर हैविंग के हाँ दे आर एट द बैक एंड ऑफ देयर सिस्टर्स एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग, बट
एक जनरल फिनोमेना जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि कोई भी बाप या भाई अपनी बहन को रात अकेले जाने नहीं देता. Why? Because they are afraid that the same kind of men are out there in the society and they are not sure कि उस तरह के जो मर्द घर से बाहर हैं क्या हमारी बहनें सेफ़ हैं. तो वो इनसिक्योरिटी मर्द बेसिकली औरत को घर से बाहर जाने नहीं देता क्योंकि उसे मर्द की मेंटालिटी पता है. तो वो चीज़ आई थिंक घरों में भी या कोलीग्स में भी आई डोंट थिंक सो दैट कि ज़्यादा कोई हेल्प हो सकती है. या मोस्टली जो मैंने देखा है वो यही होता है कि इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो. ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ऑनलाइन रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है कि अगर ज़्यादा सारे लोग रिपोर्ट ना करें तो उस अकाउंट का कुछ भी नहीं हो सकता. अच्छा, लोगों से जब बात की जाए कि आपने बुली किया है, आपने हरास किया है, लेकिन उनकी ये बात होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी कहें, हम कह सकते हैं. आप किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन करेंगी? वेल डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच है और होनी भी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन अ नेगेटिव सेंस यूज़ किया जाता है हमारी सोसाइटी में. यू नो, नेम कॉलिंग, ट्रोलिंग, ये चीज़ें जो हैं हम इसको एज फ़न लेते हैं. हमारी सोसाइटी में नेम कॉलिंग एक बहुत कॉमन सी चीज़ है. हम किसी को काला कह देना, शॉर्ट हाइटेड कह देना, मोटा कह देना, इस चीज़ को हम जनरली लेते हैं. हमारी सोसाइटी में ये बुरा नहीं समझा जाता. ठीक है, इट्स ये बहुत लंबे अरसे से चलता घर से शुरू हो जाता है. बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी से शुरू होता है. हम जहाँ पे मतलब अपने जो हमारा मोहल्ला होता है वहाँ पे हम किसी न किसी को किसी एसोसिएट कर रहे होते हैं किसी नाम से. बट यू नो दैट इज़ यू नो अ काइंड ऑफ हरासमेंट. और ये सोशल मीडियाज़ पे ये अब इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है कि यू नो ये नॉर्मल बन चुका है. आपको यकीन होता है अपने आसपास, वो चाहे आपकी फ़ीमेल कलीग्स हैं या मेल कलीग्स हैं, कि आप उन्हें बताएंगे तो शायद वो आपका साथ देंगे, उस शख्स को रोक पाएंगे? आपको ट्रस्ट नहीं होता? फर्स्टली आई वुड नॉट ट्राई कि मैं पहले जाकर ही अपने मेल कलीग के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूँ. मैं कोशिश करूँगी कि मेरी कोई फीमेल. और ये डर आपको इसलिए कि आप शेयर करेंगी तो शायद वो बात और डिस्कस होगी और वो आपके और अगेंस्ट चली जाएगी. बिल्कुल, ये भी है. और दूसरा ये है कि आई नो दैट मेरा कोई मेल कलीग अगर सुनेगा तो वो मेरे साथ इस वक्त डिस्कस करेगा, बट इट वुड बी यू नो सुपरफिशियल मोस्ट ऑफ द टाइम. तो सुपरफिशियल हो सकता है. बिल्कुल ठीक है जी. और जो आपने एक बात की सलमा, कि अगर घर में भाई आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त ना निकलो, ऐसे ना निकलो, यहाँ ना जाओ, ये ना करो, ये ना कहो, ये तस्वीर ना लगाओ, ये पोस्ट ना करो, क्योंकि उससे पता है कि मेरी तरह का कोई शख्स होगा, मेरी तरह सोचने वाला कोई शख्स होगा जो कि ये कमेंट कर सकता है या ये बात कर सकता है, तो फिर वाकई ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस वक्त हमारी सोसाइटी की. हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि अगर सेफ़ एनवायरनमेंट की हम बात करें तो वो बनाना हम सब ने खुद है, मिलकर. हम सब ने खुद है. आप क्या राय रखते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर बताएंगे कि आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया, आपने उसको किस तरह से डील किया, या क्या चेंज है सोसाइटी में आप लाना चाहते हैं, कौन से लॉज हैं जो कि बनने ज़रूरी हैं और जो कि इम्प्लीमेंट होने ज़रूरी हैं. आप क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा. लेकिन आखिर में एक बात जो बहुत खूबसूरत थी वो ये थी कि अगर हर शख्स अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे तो माशरे में कोई बुराई नहीं रहेगी. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ज़रा इसमें वालिदैन का रोल तो होता है, लेकिन आज हम बिलखुसूस वालिद की बात करेंगे. एक तहकीक के मुताबिक अगर वालिद बच्चों के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में साथ दे रहे, नहीं खेल कूद में, आप देखेंगे अगर वालिद शाम को जब भी ऑफिस से फ्री टाइम मिले, यानी जो भी फ्री टाइम हो, वो बच्चों के साथ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर अगर स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ खेल कूद कर रहे हैं, तो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बहुत बेहतर होती है. यानी बाप का बच्चों के साथ बाहर खेलना बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा होता है. एग्जैक्टली. तो आज इसी मौजूद पर हम बात भी करेंगे. आप हमें कॉल भी कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपके घरों में क्या आप देखते हैं, क्या वालिद बच्चों को टाइम दे रहे हैं, और अगर टाइम दे रहे हैं तो क्या आपको उसका एक अच्छा नतीजा होता नज़र भी आता है, और अगर नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे, तो ये बात भी. और फिर क्या वाकई टीचर्स भी पूछते हैं कि बच्चों की कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, क्या वजह है, क्या पेरेंट्स दोनों टाइम नहीं दे रहे उसको, क्योंकि माँ तो टाइम बहरहाल दे रही है, वालिद टाइम नहीं दे रहे. इसी पर बात करेंगे. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आयशा तारिक आज साथ मौजूद. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या आपकी ऑब्जर्वेशन ये है, आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि जब बच्चों के इश्यूज़ की हम बात करते हैं तो उसमें फिर रूट कॉज पर जाएँ तो ये सामने आता है कि माँ तो टाइम दे रही है, भरपूर दे रही है, लेकिन वालिद टाइम नहीं दे रहे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक. मदर की इन्वॉल्वमेंट पे हम बहुत ज़्यादा बात करते होते हैं, फादर्स पे कम बात होती है.
बट रिसर्च टेल्स अस कि एक अच्छा फादर जो पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वो ना तो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे यानी सोचने समझने की सलाहियत पे को मुतासर करते हैं, बट उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स, उन सब को इन्हांस करते होते हैं, उन सब को इम्प्रूव करते होते हैं, और इसमें तालीमी कारकर्दगी भी शामिल है। ठीक है। अच्छा आयशा, अब अगर थोड़ा कंपैरिजन करें कि ऐसा बच्चा एक है जिसके पेरेंट्स उसको, दोनों पेरेंट्स टाइम दे, मतलब वालिद स्पेशली फादर्स टाइम दे रहे होते हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसके फादर टाइम नहीं दे पा रहे होते, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को धुतकार रहे हैं या बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, जस्ट कि वो टाइम नहीं दे पा रहे, दोनों बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में कितना फ़र्क होगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अगर स्कूल लेवल पे हम, क्योंकि एकेडमिक लेवल पे बात करें कि परफॉर्मेंस कितनी, तो उस पर्सपेक्टिव में अगर सिर्फ बता सकें तो ऑफ कोर्स फादर्स का सोचने का नज़रिया अलग होता है, वो जिस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में वो बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मदर्स। फादर्स जो हैं बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकरेज करवाते होते हैं, उनके जो है सोचने का नज़रिया तब्दील कराते होते हैं, किस तरह उन्होंने चीज़ों को सामना करना है वो इन्हांस करते हैं, वो इम्प्रूव करते होते हैं। सो एक बच्चा जिसके फादर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उसकी तालीम में ख़ास तौर पे एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हैं, दे टेंड टू डू अ लॉट बेटर देन चिल्ड्रन जिनके फादर्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, इसमें आयशा एक तो ये है ना कि मदर अगर होमवर्क करवा रही हैं बच्चों को और साथ फादर भी कराएं, एक तो वो मामला है। एक है कि मदर होमवर्क करा रही हैं और फादर बच्चे के साथ बाहर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि ज़रा जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी फॉर श्योर मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतर होती है, बच्चा और बेहतर परफॉर्म करता है। तो इसमें यह कितना आम है कि बच्चे के साथ वालिद बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, होमवर्क तो कराएं लेकिन बाहर अगर ले जाएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सर्वे जिसकी हम बात करें उसमें ये बात थी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो फादर्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू प्ले। मदर्स का जहाँ पे बहुत ही अफेक्शनेट सा काम सा डिमीनर होता है, गिरना जाए रुक जाओ। बिल्कुल, फादर्स का जो है उतना ही बॉइस्टरस होता है, रफ टम्बल, उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखा जाता है कि स्पेशली फ्रॉम 0 to 3 years जब बच्चा बैठना शुरू करता है अराउंड 6-7 months, फादर का एक बहुत ही इंक्रीज इंटरेक्शन होता है फिजिकल सेंस में बच्चे के साथ, उठाकर उनको हवा में फेंक रहे हैं, घुमा रहे हैं कमरे के अराउंड और इस तरह की एक्टिविटीज। अच्छा, इस पे कई बार मीम्स बन जाते हैं, अगर बच्चा घर पे सिर्फ बाप के साथ तो बेचारे का क्या हाल होता है। वीडियोस भी ऐसी बन जाती हैं, कैसे सुला रहे होते हैं, बहला रहे होते हैं, स्पेशली खिलाने की वीडियोस जो सामने आ रही होती हैं। बट उस सब में ये चीज नोट करना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा उसको कितना एंजॉय कर रहा होता है। अच्छा, बच्चे डर नहीं रहे होते बिल्कुल भी यूज्ड टू होते हैं, ऐसे लग रहा होता है, बिकॉज वो फादर को ट्रस्ट करते हैं ना। फादर इज द पर्सन दैट दे ट्रस्ट, इट्स द होम बेस, दे नो कि फादर के साथ हैं तो नुकसान नहीं होगा। वो जो भी चीजें हैं, जो भी वीडियोस हैं, लेकिन बच्चे फादर की प्रेजेंस में सेफ होते हैं। थोड़ा सा एतबार करना मुश्किल होता है। देखा ये औरत बाहर आई है एक तरह से, नहीं एतबार करना मुश्किल होता है, but that's true actually. मतलब एक्सीडेंट, हादसा कभी भी हो सकता है, तो कुछ भी हो जाए, you have to be very careful and gentle with the child. Absolutely. और फादर से ये बच्चे सीखते होते हैं, फिर स्पेशली प्ले के वक्त, ठीक है। जैसे अगर गलती से जो है फादर का पाँव बच्चे के पाँव पे पड़ गया, ठीक है, इट्स अ बिग थिंग, लेकिन बच्चा इस चीज़ को एज अ प्ले लेता है, ना कि इस तरह से कि फादर ने जानबूझ के किया है। एंड दैट डज अ लॉट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। वो डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं कि प्ले क्या है, एक्चुअल लाइफ सिचुएशन क्या है, और इमोशन कंट्रोल कैसे करना है उन्होंने अपना। बिल्कुल सही है। फादर्स भी जब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दे नो कि उन्होंने कितना कंट्रोल करना है, बच्चे को लग ना जाए, कितनी उन्होंने फोर्स यूज करनी है। और बच्चे रफ टफ तो फिर बाप ही बनाता है जी। एक कॉलर है हमारे साथ, मुजाहिद। इस पे मैं जरा बाद में आऊंगी, चलें जी। मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या कहना चाहिए? भाईजान, मैं भी एक वर्कर ही हूँ, यहाँ पे लाहौर में काम करता हूँ, तो मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप चला रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हम भी इफेक्ट हुए हुए हैं, तो अच्छा, मैंने समझा कि मैं भी आपसे ना कॉल। आप अगर शेयर करना चाहें ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करें। आपने कहा अफेक्ट हुए हैं इससे, आप ज़रूर शेयर करें। जी जी, कि माँ बाप के बगैर बच्चा जो है ना, वो वाकईतन भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता किसी लिहाज से भी। और जो हमारा मुआशरा है ये दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन उस वजह से मैं भी इफेक्ट हुआ हूँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी का, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, परदेश में रहता हूँ अपने बच्चों के लिए। अब जाहिर है कोई कहेगा कि मुजाहिद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, तो मैं जनूबी पंजाब से हूँ। सही। तो लेकिन ये है कि हमें हमारी माँ बहनों को ना
एक दायरे कार में वाकईतन हाँ, जो मेरे जनूबी पंजाब का मसला है कि माँ बहनों को या तो इजाज़त नहीं दी जाती पढ़ने पढ़ाने की, जो बहुत ज़्यादा है कि जिसने माँ ने, बहन ने, बेटी ने, जिसने आगे मुआशरा ग्रोथ कराना है ना, उसको हम कुछ ही या तो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ देते हैं। तो ये मियाना रवी में चल के वो जैसे हुक्म भी है शरीयत में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मियाना रवी हर शोबे में अच्छी होती है, घरेलू हिसाब से ले लें या कारोबारी लिहाज में ले लें या अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में ले लें। बेशक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा आयशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया और जाहिर है अभी बहुत सारी माएँ भी देख रही होंगी जिनके साथ उनके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होगी किसी भी रीज़न की वजह से, या सेपरेटेड होंगे या डिवोर्स्ड होंगे, अलग अलग रहते होंगे, तो हर वक्त बच्चों के पास वालिद नहीं होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनके सर पे बाप का साया उस तरह से नहीं है, तो उनकी जो वालिदा हैं वही उनके लिए माँ भी हैं, बाप भी हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए वो ख़वातीन क्या करें, वो माएँ किस तरह से उन्हें लेकर चल सकती हैं कि उन्हें बाप की कमी भी फील ना हो और साथ साथ वो उनकी तरबियत भी अच्छे से करके और उनकी ग्रोथ में भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इसमें अगर एक ऐड कर लें बात कि वो वालिद जो रोज़गार के लिए शहर से दूर हैं या मुल्क से बाहर हैं, माँ के लिए संभाल रही है बच्चों को। देखिए, मदर्स अनडिनाइबली मदर्स जो रोल प्ले करती हैं अपनी बच्चे की ज़िंदगी में, दैट इज़ देयर सेफ प्लेस, दैट इज़ देयर होम प्लेस। ठीक है, एक मदर जो है वो जितनी वेल एजुकेटेड होंगी, जितनी जो है कम्युनिटी में एम्बेडेड होंगी, उतना जो है वो बच्चे की परवरिश बेहतर तरीके से कर सकती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। बट वन थिंग टू ऐड हेयर इज़, क्योंकि हम लोग फादर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फादर फिगर्स जो हैं इट्स नॉट यूजुअली कि वो जीन्स से ही वो आपके फादर हो। फादर का रोल जो है, जो आपके बच्चों के अराउंड जो मर्द हैं जो उनके रोल मॉडल्स बन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। ओके, वो नाना हो सकते हैं, वो दादा हो सकते हैं, वो भाई, चाचू, मामू, चाचू, इवन स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से फादर फिगर्स का रोल प्ले कर सकते हैं बच्चे के लिए, टू गिव देम दैट स्ट्रॉन्ग बेस कि किस तरह जो है उन्होंने अपने आप को डेवलप करना है, इमोशनली किस तरह स्टैंड लेना है, किस तरह जो है वो करना है। जहाँ तक आपकी बात आई, वो फादर्स जो कि दूर होते हैं घर से, जो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, ऑलवेज रिकमेंड कि बच्चों के साथ कांटेक्ट फ़ोन पे ज़रूर रखें वो। एंड सेकेंडली, जब भी आप वक्त गुजारें अपने बच्चों के साथ, मेक श्योर कि आप वो वक्त जो है उनको भरपूर तरीके से दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे के साथ बैठे हुए फ़ोन पे लगे हुए हैं और 10 और चीज़ों में बिजी हैं। भले आप आधा घंटा दें लेकिन भरपूर वो टाइम बच्चे को दें। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद है हमारे साथ। शहजाद, क्या कहना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, आप अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा और साथ ही ये कि बड़ा अहम पॉइंट कि अगर वालिद नहीं है किसी वजह से भी, तो बाकी जो मेल जितने भी 7 लोग मौजूद हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं। और सबीन की जो एक बात थी, मुझसे डिसएग्री कर रही थी कि वालिद रफ एंड टफ नहीं बनाते नहीं, मतलब माएँ भी बनाती हैं। हमने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो कि ऑब्वियसली जिनके साथ हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती और बच्चों के पास फादर की सपोर्ट नहीं होती, बहुत सारी रीजंस की वजह से। बट मैंने उन माओं को देखा कि वो कितने रेजिलिएंट बच्चों को आगे उनको ग्रो करती हैं, किस तरीके से वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में ग्रो भी कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे, एक्सेल कर रहे हैं, वेल सेटल भी हैं। मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। A very important factor in that is कि बच्चा सीखता कैसे। The best way a child learns is by observing। वो अपने पेरेंट्स को जिस तरह देखता होता है वही क्वालिटीज़ अपने अंदर लेता होता है, वेदर दोज आर नेगेटिव क्वालिटीज़ और पॉजिटिव क्वालिटीज़। बच्चा अगर अपनी मदर के अंदर रेजिलियंस देखेगा, स्ट्रेंथ देखेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी देखेगा, तो वो बच्चा भी अपने अंदर वही आदत लेगा, वो वही एहसासात लेगा जो उसने देखे होंगे अपने अराउंड बड़ों में। तो इट्स नॉट जस्ट कि फादर ही अपने बच्चे को रफ टफ मदर भी कर सकती हैं। अगर मदर एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर है तो बच्चे भी होंगे। एब्सोल्युटली, नॉट जस्ट दैट बट द वे दैट वुमेन हैंडल एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, अगर वर्किंग है तो काम भी कर रही हैं, घर आके घर का काम भी करना है, घर में जितने भी अफराद हैं सबको मदर्स ही देखती होती हैं, सबको वही देख रही होती हैं। बट द बॉटम लाइन इज कि जी दोनों ने बड़ा अहम रोल प्ले करना होता है। अब ये नहीं हो सकता कि सारी की सारी जिम्मेदारी आप माँ पर डाल दें और वालिद के मेरा सिर्फ काम बाहर का है, मेरा सिर्फ काम कमा के लाऊंगा और नहीं। जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आपको फोन साइड पे करना पड़ेगा और टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आयशा साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। बात करते हैं मौसीकी की। मौसीकी ऐसी जो कानों में रस घोले और ज़ाहिर साथ साथ रूह को तस्कीन बख्शे। और जब मौसीकी की बात है, बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज हम बात रबाब की करेंगे। उस्ताद नवाजिश नासिर क्या खूबसूरती से रबाब बजाते हैं। अभी हम ब्रेक पर भी सुन रहे थे, उनका जैमिंग सेशन लगता है स्टार्ट हो गया था और हमने बड़ा उसको एंजॉय किया। बहुत सूदिंग ये म्यूजिक है। अच्छा, वैसे लगता है बजाते रहें और आप रिक्वेस्ट करते रहे कि इस गाने पे धुन बजा दें और वो बजाएं और आप बस सुनते रहें। दोस्त इनके बड़े लकी हैं जनाब कोयटा में जो होंगे कि जब भी दिल करे नवाजिश को बुलाया। और यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं ना, कोयटा कम जाना होता है, लेकिन फिर भी जब गए हो ऑब्वियसली एक जैमिंग का तो अपना मजा होता है जहाँ पर भी हो। तो ज़रा रबाब की कैसे इन्होंने शुरू किया और अभी किस तरह से सकाफत को जिंदा रखे हुए इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ नवाजिश नासिर इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे नवाजिश? जी, करम शुक्र है मालिक का। आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके भी बहुत ज्यादा फैन है। कोयटा में ज्यादा है कि इस्लामाबाद में ज्यादा है? जम्मे गफीर इस्लामाबाद में काफी है। ये भी अच्छा था आपका। तो एक आपकी फैन है और एक उनके जम्मे गफीर की बात आप भी मेहनत करें। जम्मे गफीर आज बहुत एलिब्रेट हो रहा है क्योंकि हम यही आज डिस्कस कर रहे हैं जी। जी जी, आपको इसका एक कॉन्टेक्स्ट किसी और दिन से होते ही पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हम अपने फैंस की अल्लाह इज्जत देता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं। आप बचपन से आपने सीखा और आपने सीखा भी एक बड़े नाम से, अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक उस्ताद पाइंदा खान साहब थे। दे शिफ्टेड फ्रॉम इस्लामाबाद टू कोयटा और हमारी अपनी म्यूज़िकल बैकग्राउंड है। हमारी फैमिलीज़ में बच्चे एक्सचेंज हुए, तो मुझे एक हफ़्ता मिला उनकी शागिर्दी में। आफ्टर दैट ही माइग्रेटेड बैक टू अफगानिस्तान और उसके बाद फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुआ। उस्ताद तनवीर हुसैन साहब हैं, उस्ताद ताफ़ा साहब के बेटे हैं माशाल्लाह, उनकी शागिर्दी में। और बस अब तक सीख रहे हैं, अब सिखा भी रहे हैं जी माशाल्लाह। सिखाना भी सीखने में ही ऐसे ही है कि सीखने का अमल चलता रहता है, क्योंकि सीखना इज अनदर सब्जेक्ट और सिखाना इज अनदर सब्जेक्ट। यू नो डिलीवर कैसे करना है उसके लेवल पे आके। और हमने कोक स्टूडियो सीजन 13 में आपका रबाब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जी। इसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, बहुत से स्टेट इवेंट्स में आप जाते हैं। आप इवेंट्स में माशाल्लाह इस रबाब के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को, पाकिस्तान को। इससे पहले और बातें हों, सबसे पहले क्या सुनाएंगे जी? जी सबसे पहले मैं आपको नुसरत साहब का एक नंबर है, तू मेरा दिल तू मेरी जान। ओके, उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। आज सिर्फ रुबाब पे हम उसको सुनेंगे, मगर उसके रिदम्स हमने थोड़े से डिफरेंट वो किए हैं, क्योंकि रुबाब को ट्रांस पे पिच करना और आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके जी, तो उसका एक छोटा सा आपको डेमो सुनाता। क्या बात है जी, क्या जबरदस्त, क्या बात। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी सीखने के लिए, क्योंकि वैसे उस्ताद नुसरत फतेह खान की बात की जाए तो उनको गाना भी मुश्किल और जाहिर है उनकी कवालियों पे धुन बजाना भी उतना ही मुश्किल है। एक्चुअली किसी भी चीज़ की फील को आप जब तक अपने ऊपर तारी नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट से तो सिर्फ इमिट हो रहा है। एक्चुअली वो आपके अंदर फील उतरती है तो वो इमिट होती है। ब्यूटीफुल, दिस इज व्हाट। अच्छा, जो आप सीखते हैं रबाब, वो म्यूजिकल घरानों से जिनका ताल्लुक होता है वो सीख रहे होते हैं, आपको नजर आता है, या कि नहीं आपको लगता है नए लोग हैं, नया रुझान है रबाब सीखने का? देयर इज नो शॉर्टकट टू म्यूजिक। ये कॉन्सेप्ट है कि जी उस्ताद के बेटे को ज़्यादा होगा, वो जितनी मेहनत करेंगे। एक्चुअली दिस इज लाइक इबादत। आप इबादत करते हैं और वो आपको इसका अजर देता है। देखिए कोई गाना गाने वाला अगर होता है तो हम कहते हैं जी बाप की आवाज़ अच्छी थी तो बेटे की आवाज़ भी अच्छी है। तो ये भी कोई नेचुरल टैलेंट उस तरह से जितना होता है आपको सीखना होता है। कि कोई स्पेसिफिक मीटर है कि आवाज़ की ये होगी तो वो अच्छी होगी। वो हर एक का अपना सिग्नेचर वॉइस। बिल्कुल।
और टेस्ट हैं, फ्लेवर्स हैं, किसी का करख्त आवाज़ होता है वो अच्छा लगता है किसी को। हुआ है। अब देखें सजाद अली साहब की आवाज़ देखें तो बहुत मुख्तलिफ है, अंदाज बहुत डिफरेंट है। इसी तरह किसी और सिंगर बजाता हर बिल्कुल हर फूल की अपनी खुशबू है। क्या बात है, हर फूल की अपनी खुशबू है। लेकिन मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि हम देखते हैं आजकल स्कूल्स में भी हम देखते हैं म्यूजिकल क्लासेस होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे कितना ज़्यादा सीख रहे हैं या कितना उनका रुझान है या नहीं, स्टडी पे फोकस इतना ज़्यादा हो गया कि जो सीखना चाहे भी तो वो नहीं सीख रहा होता? ये इस तरह से है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले तो स्कूल्स में जिस तरह से सिखाना चाहिए उस तरह से तो है नहीं, जितना है हमें भी स्कूल से ही हमें अवेलेबिलिटीज़ थी। तो हम चलते चलते एक चेन है, मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा मुझे रिकॉल करवा दी एक चीज़ कि विलिंग टीचर, विलिंग पेरेंट्स और विलिंग स्टूडेंट। अगर इस चेन में से कोई एक कड़ी भी मिस है तो वी कैन नॉट गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस यही है। आपके केस में कोई चीज़ मिसिंग नहीं थी? हमारे पेरेंट्स फॉर सपोर्टिव, यू हैड द टीचर। और प्लस मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मैं नवाजिश एज अ रुबाब प्लेयर जाना जाता है तो इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे दोस्त, असातिज़ा, मेरे माँ बाप, मेरे हल्का अहबाब की काविशों का वो नतीजा आपके सामने है। और वो नज़र भी आ रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है, वो भी दिख रहा है हमें। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? कुछ सुन लेते हैं दोबारा। अच्छा जी, अब अजी के जो सिग्नेचर्स कवाली की चीज़ें हैं और प्लस रबाब का जो मूड है वो भी बरकरार रहा है और एक मर्ज हो के एक अच्छा सा फ्लेवर है। जबरदस्त जी। और वाकई जिस फील से वो रबाब बजा रहे हैं खो जाते हैं और सही आप पहले फील करते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट तारी हो जाता है उनके ऊपर, तारी हो जाता है। मैडम नूरजहां को याद करते हैं और मैडम नूरजहां का जिक्र मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ आपको दिखाते हैं। सब जग सोए हम
क्या आपको लगता है कि आपके अंदर छुपा है नूरजहां जैसा सिंगर? तो हो जाए तैयार, उठाएं फोन और बनाएं मलका तरन्नुम के गीत के वीडियो अपनी खूबसूरत आवाज में। और हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर भेजें और बन जाएं पाकिस्तान के वायरल सेंसेशन। सबसे आगे में मैडम नूरजहां, जिन्होंने गाया था गाएगी दुनिया गीत मेरे। वाकई आज भी मैडम नूरजहां को बहुत ज़्यादा सुना जाता है, उनसे आज भी सीखा जाता है, उनकी गायकी से सीखते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं जी मैडम नूरजहां, उनको हम सब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो अगर आप भी कुछ उनकी धुन सुना दें। रबाब क्यों नहीं, जरूर। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। दिल तो चाह रहा था कि भी हम ज़रूर कहें कि ये तो हमने ज़ाहिर है अपनी रिक्वेस्ट पे सुने, लेकिन जब बात होती है ना कल्चर की, तो एक ओरिजिनलिटी जो होती है, अगर बिल्कुल 30 सेकंड्स का वो एक होता ना पश्तो का कोई अगर हमें हो जाए धुन इसमें। इसी के हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जी, लास्ट हम सुनते हैं बस। मैं ये ट्यून अनाउंस नहीं करूँगा, ये खुद समझ आ जाएगी। ये नाश्ता नहीं, मतलब ये सेगमेंट तो तमाम लोगों के लिए, मैंने कहा कितना नाश्ता, क्योंकि ये नाश्ता टेबल पे पड़ा है। ये सेगमेंट उन तमाम लोगों के लिए जो कि नाश्ता नहीं करते, उन्हें ये भी कह दिया जाए कि ये नाश्ता आपके सामने पड़ा है तो वो तब भी नहीं खाएंगे, लेकिन इसका सेहत पर क्या असरात होते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी को नुकसान होता है और पूरा दिन जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उन पे कितना इम्पैक्ट होता है, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं? जबरदस्त। मैंने किया नाश्ता, इन्होंने नहीं किया नाश्ता। अच्छा, नहीं किया नाश्ता। हाँ, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। नाश्ता बहुत ज़रूरी आपके, ये सुनना चाह रहे थे, आपने सुना दिया। अच्छा, तो नाश्ता बहुत ज़रूरी पार्ट है आपके दिन के रूटीन का। सबसे मेजर मील नाश्ता है। ये कॉल भी है कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह और रात का खाना खाओ गुलामों की तरह। क्यों ज़रूरी है नाश्ता करना? सबसे पहली बात कि ओवरनाइट आपने कुछ नहीं खाया हुआ, ठीक है, रात 7, 8 मैक्सिमम 9 बजे आपने अपना डिनर कर लिया और सुबह आप अगर नाश्ता नहीं करते और आप 12-1 बजे जाके कुछ खाते हैं तो आप सोचें कि आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने लो होंगे। सही बात है। सबसे पहली ज़रूरी बात, अगर हम ये बात करें, बच्चों पर भी इम्प्लीमेंट होता है, बड़ों पर भी इम्प्लीमेंट होता है। आप अपनी एनर्जी डिफरेंट देखोगे। जो बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, देखो हमारा काम फिर 9-10 बजे शुरू होता है, ये बच्चे बेचारे 8 बजे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका लंच ब्रेक होता है 10:30-11 बजे। पूरी एक रूटीन में पूरे 12-14 घंटे उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया हुआ, उसमें उन्होंने पढ़ना भी है, टेस्ट भी देना है, परफॉर्म भी करना है, तो ये उनकी परफॉर्मेंस को बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जिसके लिए पेरेंट्स से हमेशा मैं कहती हूँ कि नाश्ता उनका, चाहे वो एक गिलास दूध का हो, मिल्क शेक का हो, एक स्लाइस हो, मक्खन, ब्रेड, जैम, एनीथिंग, अंडा खाएं तो क्या ही बात है। लेकिन सिर्फ बच्चे भागते हैं, तो ये मैं छोटी छोटी ऑप्शंस आपको
बता रही हूँ। नाश्ता अगर आप नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे। सेकेंडली आपको वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो कि आपकी ब्रेन के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। आपकी बच्चों की बात करो तो स्कूल में परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, ऑफिस की बात करो तो बॉस के आगे डांट पड़ेगी। बच्चे जो असेंबली में गिर रहे होते हैं, एब्सोल्युटली सबसे बड़ा याद आया सबीन को। हाँ, सबीन को याद आया कि मैं कैसे चकरा के गिरी थी। तो मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं अभी उस फीलिंग को अगर याद करती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। एग्जैक्टली। और उसमें क्या होता है कि हम नाश्ते को अपने इग्नोर कर रहे होते हैं। नाश्ते में ज़रूरी क्या क्या है, आप क्या क्या खा सकते हैं। जैसे मैंने ब्रेड का नाम लिया, रोटी, पराठा, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, ये वो सारी चीज़ें हैं जो छोटी ईजीली आपको अवेलेबल है। सैंडविच बना के आपने बच्चों के लिए दे दिया, आपने प्रोटीन का पोर्शन अंडे के फॉर्म में, कबाब के फॉर्म में, किसी भी तरीके से आपने उनको देना है। अगर आप उनका मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच दही का डाल दें तो बड़ी अच्छी स्मूदी बन जाती है। ताज़ा फ्रूट, केला, सेब। मैं इसलिए चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शंस है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। इट्स नॉट नेसेसरी दैट बच्चा हैज टू ईट अंडा, पराठा एंड एनी हेल्दी थिंग। सेकेंडली, जो उनका लंच बॉक्स होना, हम उस पर एक प्रोग्राम भी करेंगे कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि उनको उस वक्त पूरा दिन, आजकल बच्चे 2 बजे 1:30 बजे घर नहीं आते, 4 बज जाते हैं बच्चों को घर आते। ट्यूशन्स होती हैं या मे बी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। एग्जैक्टली। तो वो आप उनकी क्या क्या पोर्शन रखें, फ्रूट का पोर्शन ज़रूर रखें। तो वो चीज़ें हैं जो आपको रखेंगी। साथ में डिहाइड्रेशन भी देखने को आती है। और सर्दियों में तो मैंने देखा है ज्यादा मसला हो रहा है डिहाइड्रेशन का, बच्चे पानी पी नहीं रहे। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें जब बच्चा आपका उठा तो आधा ग्लास पानी, बड़ों के लिए 1 ग्लास और आप बच्चे के आधा ग्लास पानी, से कहें कि इसको जाने से पहले ख़त्म करके जाओ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिल मिला के आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। जब आपका बच्चा या आप खुद कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो डू एनालाइज कि आप अपना नाश्ता तो नहीं मिस कर रहे, क्योंकि होता क्या है कि नाश्ता मिस करने के बाद आप लंच बहुत बड़ा मील ले लेते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है। ये वेट वॉचर्स के लिए ज़रूरी है जो अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, लूज करना चाह रहे हैं या इवन गेन करना चाह रहे हैं। तो वो आपके प्रोलॉन्ग मील गैप्स भी जो हैं और खाली पेट रहना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मल्टीपल डेफिशिएंसीज की तरफ ले जाती हैं, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स अफेक्ट करती हैं, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग आपका अफेक्ट। तो इसीलिए नाश्ता करना है और तगड़ा करना है। नौशीन बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त बड़ा मुख्तसर, आप किसी और दिन हम बात करेंगे बच्चों के लंच बॉक्स पर। वक्त हो गया खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।